वेलकम एवरीवन, नमस्कार। आज के द हिंदू की शुरुआत होती है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स से, जहां यूएस और ईरान के टेंशन, उसका रीजन क्या है, उसका फर्दर इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, और ईरान इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर ईरान के अराउंड कुछ लोकेशन, देन ग्रुप न्यूज़, ये कंट्रोवर्सी में क्यों है, अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ एआई, ऐसे इथिक्स, हर जगह इंपॉर्टेंस है, वीमेन पर इम्पैक्ट, चिल्ड्रन पर इम्पैक्ट, सोसाइटी पर इम्पैक्ट, एंड कैसे ये इलीगल है, इमोरल है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस के अगेंस्ट है। दैट वी विल कवर जस्ट लाइक यूपीएससी आस्क। I sound boring, but this is a way to read the Hindu. And the next article we will do असम का क्या कंट्रोवर्सी है, जिसमें कुछ ओबीसी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने की बात चल रही है, उसको लेकर कंट्रोवर्सी है, अपोज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एसटी स्टेटस कौन देता है, स्टेट देता है, सेंट्रल देता है, उसका प्रोसीजर क्या है, 6th शेड्यूल एंड रिलेटेड आर्टिकल, वी विल सी दैट नाउ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें जो लोकल कमेटी का है, ये बताता है कि जब भी यूपीएससी इनसाइड आर्टिकल पूछता है, द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बेसिस पर ट्राइबल एसटी दिया जाता है दर्जा, उसको डिफाइन किया गया है लोकल कमेटी के द्वारा। अगर इसे आप मेंस में लिखते हैं 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो दैट्स हाउ मच इंपॉर्टेंट इनसाइड आर्टिकल, वी हैव टू रीड द हिंदू नाउ। नेक्स्ट एडिटोरियल है, जहाँ पर कोई भी पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, बट वेस्ट मैनेजमेंट से नहीं है, ये सर्कुलर इकोनॉमी से है। सर्कुलर इकोनॉमी पे कंक्लूजन है, कैसे सर्कुलरिटी में हर्डल्स आ रही है। तो यूपीएससी कब का वेस्ट मैनेजमेंट से ऊपर उठकर सर्कुलर इकोनॉमी पे पहुंच चुका है। लास्ट ईयर सर्कुलर इकोनॉमी से जीएसटी में क्वेश्चन पूछा गया था, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, और ये एडिटोरियल है कि वेस्ट मैनेजमेंट को सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करें, उससे एक स्टेप अहेड है। नाउ ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कैसे जीएसटी और जो टैक्स बेस को रिड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, उसका इंप्लीकेशंस क्या पड़ रहे हैं, फिजिकल डिफिसिट बढ़ सकता है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि स्वच्छ भारत फर्स्ट मिशन जो फर्स्ट था, उसमें तो हम ओडीएफ ओपन डिफिकेशन तो हम फ्री 100% कर लिए, बट उसको सस्टेन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2 लाए। लेकिन उसको कैसे करना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो आती है फिकल स्लज मैनेजमेंट में। तो इसमें बस वही मेन कंक्लूजन आर्टिकल का है कि कैसे उसको सस्टेन करना है, फिकल स्लज मैनेजमेंट कैसे करना है। इसमें 2 एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का, उसको ऑल ओवर इंडिया में कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज रिलेटेड स्वच्छ भारत मिशन 2 को सस्टेन करने के लिए, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस ओडीएफ प्लस को। नाउ कोल्ड एंड कफ है, इसलिए थोड़ा आवाज़ भारी लग सकता है। नाउ नेक्स्ट इज GS4, ईडी अरेस्ट आईएएस ऑफिसर ओवर मनी लॉन्ड्रिंग। ये देखेंगे इथिक्स के लिए, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, कैसे अगेंस्ट इंटीग्रिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो क्रेडिबिलिटी है उसे लॉस हो रहा है, टोटली इथिक्स के रिलेटेड इसे देखेंगे। एंड ईडी के बारे में भी देख लेंगे कि ईडी अंडर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, किस मिनिस्ट्री का है, स्टेचुटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके से। देन बेल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बेल पे बोला है अपना जजमेंट की बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। तो यूपीएससी ने प्रीलिम से पूछा है बेल एंड जुडिशियल कस्टडी के बारे में, तो यहाँ जानेंगे बेल क्या है, क्या फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, क्या है और क्यों बेल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि 2014 से पहले बहुत सारे 15 साल, 20 साल, 25 साल से प्रोजेक्ट स्टॉल थे, रुका हुआ था, बहुत सारे रीजन्स थे उसके, क्या रीजन्स थे, और एक प्रगति एक आया, गवर्नमेंट ने प्रगति लेकर आया, प्रगति मैकेनिज्म। और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रगति मैनेजमेंट कैसे एक हाईली ट्रांसफॉर्मेशनल साबित हुआ, एंड दैट गवर्नेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रगति। नाउ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या है, पीएमआई क्या है वो जानेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, क्यों, क्योंकि यूपीएससी का सबसे फेवरेट एरिया है एसएमई, ठीक है। और बार बार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी ने कि एमएसएमई का कैसे बूस्ट करें, कैसे एमएसएमई को स्ट्रेंथन करें, उसको फंड, फाइनेंस, स्किल, कैपिटल जो भी रिक्वायरमेंट है कैसे पूरा करना है। बार बार वही क्वेश्चन पूछता है और वही प्रॉब्लम्स लिख के आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है उस फील्ड में एसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो ये स्कीम है। जस्ट एक्सपोर्ट को कैसे लीड करना है, ग्लोबल वैल्यू चेन से एसएमई को कैसे इंटीग्रेट करना है। नाउ एमेन का क्या इशू है जानेंगे, होल स्टोरी यहाँ पे थोड़ा कवर कर लेंगे। एंड देन दैट्स ऑल आज के लिए। बस स्टार्टिंग आई माइट साउंड टेक्निकल, बट दिस इज हाउ यूपीएससी आस्क क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ वी हैव टू रीड। एंड स्टार्टिंग विद द एडिटोरियल। ओके, आज एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल सर्कुलर इकोनॉमी पर है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी होता है, सर्कुलर इकोनॉमी का मेन कंसेप्ट है कि आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करो, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, महात्मा गांधी।
अभी भी रिलेवेंट है। ये यही इसी तरीके से आपको लिंक करना है। रीयूज़, अगेन अगेन उसे यूज़ करो, थ्रो मत करो। इजीली कुछ खरीदें, थ्रो कर दिए, फिर वापस कुछ किसी और चीज़ को खरीद लिए, उसको रीयूज़ करो एंड रिसाइकिल करो, फिर से उसको अलग फॉर्म में सेव करके उसको फिर से रिसाइकिल करो। लुक, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी का ये कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट को ही कैसे रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दें। इसमें स्टार्टिंग आर्टिकल का होता है कि COP जो कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज 30 हुआ था ब्राज़ील में इस साल, 30th बेलम में ब्राज़ील में हुआ था। उसमें वेस्ट मैनेजमेंट एक क्लियर एजेंडा था, उसके लिए फंड भी दिया गया। ओके, एंड नो ऑर्गेनिक वेस्ट, पर्पस हुआ कि ऑर्गेनिक वेस्ट को रिड्यूस कर देंगे, जिससे कि मीथेन निकलता है। ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकलता है। जब ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल्स में दब जाता है ना, तो उसका ऑक्सीजन की कमी में जब बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं तो उससे मीथेन निकलता है। दिस इज द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि उससे ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकलता है। तो उनका एक मेन कंसेप्ट था उसका कि सर्कुलरिटी इज द वे टू इंक्लूसिव ग्रोथ। ये मेंस में आर्टिकल क्या, इसलिए हिंदू का इनसाइट पढ़ना जरूरी है। आप वहाँ से पॉइंट निकालना है, सर्कुलरिटी इज द वे टू इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो पॉइंट जो ठीक है, क्या वहाँ उस एजेंडा से निकला, उस जो भी COP 30 हुआ वहाँ से, ये जो रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको कंट्रोल करेंगे कि मीथेन ना निकले। इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन लाइफ स्टार्ट किया था। मिशन लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है। COP 26 में जो यूके में हुआ था, मिशन लाइफ का कंसेप्ट था कि कंज्यूमर के प्रति अवेयरनेस फैलाएंगे कि आप कैसे इन्वायरमेंटल के प्रति लाइफ, ऐसा लाइफ जियो, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो, इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करो। मतलब बिहेवियरल चेंज के रिगार्डिंग था कि ऐसा लाइफ जियो जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, मिशन लाइफ इसका मेन पर्पस था, अवेयरनेस फैलाना पीपल में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है और उसका दो डेटा, 2030 तक अर्बनाइजेशन हो जाएगा 165 मिलियन। वेस्ट अर्बनाइजेशन के इंक्रीज होने के कारण अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण वेस्ट इंक्रीज होगा। जस्ट पॉइंट निकालना है। 165 मिलियन टन होगा 2030 तक एंड 36 मिलियन टन होगा 250 तक। इतना ज़्यादा वेस्ट को कैसे हम मैनेज करें और कैसे यूज करें? बस सिंपल डंपिंग कर दे? क्या कर रहे हैं उसका कुछ तो उपाय होगा साइंटिफिकली। अब साइंटिफिकली कैसे उसको मैनेज करें, द गोल ऑफ ओके, दैट्स ऑल। नाउ अब सर्कुलर इकोनॉमी कैसे करें? सर्कुलर इकोनॉमी कंसेप्ट है कि वेस्ट को ही रिसोर्स के रूप में यूज करें। एक रिसेंटली मैंने पढ़ा था, यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग पूछ सकता है कि अर्बन माइनिंग न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अर्बन माइनिंग जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड इंडिया में, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इम्पोर्ट रिलायंस कम हो, तो जो वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उससे ही हम अपना लिथियम कोबाल्ट जो उसी से एक्सट्रैक्ट कर लें और अपना कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अर्बन माइनिंग। एक नया कंसेप्ट चला हुआ है, वही एक सर्कुलरिटी का पार्ट है, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, इसमें क्या है कि वेस्ट से क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उससे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं। कॉम्प्रेस्ड बायो प्लांट लगा दें और उसे बना दें, कंपोस्ट फर्टिलाइजर बना सकते हैं। बस इतना पॉइंट निकालना है। इंसर्नेशन भी कर सकते हैं उसका, इंसर्नेशन मतलब जला सकते हैं। प्रॉब्लम जलाने में, जलाकर एनर्जी भी निकाल सकते हैं, निकलता होता है कि जलाकर स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक को जलाओगे इन्वायरमेंट पोल्यूशन देगा। जब प्रॉब्लम आती है पुअर सेग्रीगेशन है। इफिशिएंट सेग्रीगेशन कैसे हो? मतलब वेस्ट का अलग अलग सेग्रीगेशन ही सबसे बड़ा चैलेंज है। बस लोकल सब गवर्नमेंट का काम है घर पे आना, कचरा उठाना, कचरा लेके जाना और डंपिंग कर देना। सेग्रीगेशन नाम का चीज़ नहीं है। तो यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन कैसे हो। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो कंस्ट्रक्शन वाले, जो डिमोलिशन वाले होते हैं, घर गिराते हैं, घर के साथ बहुत सारा कूड़ा कचरा सब कुछ होता है, घर का प्लास्टिक सब होता है, वो कंस्ट्रक्शन कहीं जाकर डंप कर देते हैं, उसका कैसे रेगुलेशन हो। थर्ड कंसेप्ट इसमें लास्ट, बस इतना ही कंसेप्ट निकालना है। सिंपल रखो एडिटोरियल को, ज़्यादा कुछ भी हर्डल्स नहीं, पॉइंट निकालना है। हर्डल्स बिफोर सर्कुलरिटी क्या है? सर्कुलरिटी का हर्डल्स ये है कि आप सेग्रीगेशन कैसे करोगे। अर्बन लोकल बॉडी के पास उतना कैपेसिटी है नहीं, ना लॉजिस्टिक का, प्रोसेसिंग का। दूसरा है कि रिसाइकल जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो उसके बाद बनाए गए वेस्ट प्रोडक्ट से, उसका क्वालिटी इशू होता है, क्वालिटी सही नहीं होता है, मार्केटिंग उसका नहीं हो पाएगा, बिकेगा नहीं जल्दी, किस प्राइस में बेचें, फिजिबिलिटी नहीं होगा, कम प्राइस में बेचेगा तो उससे वेस्ट से बनाने में जो खर्चा लगा, तो इकोनॉमिक, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है। तो जब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कोई नहीं है तो फिर क्यों बनाएगा कोई वेस्ट से नया प्रोडक्ट और बना के बेचेगा जब उसका प्राइस नहीं मिलेगा, उसका क्वालिटी नहीं होगा। दिस इज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलरिटी। नाउ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट टू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे प्रोडक्ट में भी एक्सटेंड नहीं हुआ है। नाउ इन सोसाइटी ये मेन कंसेप्ट है। कंज्यूमर क्या है कि इंक्रीजिंगली बिकमिंग कंज्यूमरलिस्ट। कंज्यूमरलिस्ट मतलब कि मार्केट डेली के डेली नया प्रचार कर रहा है, ये खरीदो, फेंको। मार्केट का दौर है, लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, पुराने प्रोडक्ट को बेचते हैं, नया से नया ट्राई करो, फैशन, शो, स्टेटस सिंबल। उस दौर में
हम कैसे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करें सर्कुलरिटी के प्रति, ये एक एडिटोरियल क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, रिकास्टिंग सैनिटेशन, ये भी काफ़ी एकदम सिंपल आर्टिकल है, कोई ज़्यादा लोचा नहीं रखना है इसमें। इसको लेकर इसका कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन हमने 2040 में स्टार्ट किया। ओके, पहला क्या बात क्या है, स्टार्ट किया 12 करोड़ से ऊपर हमने टॉयलेट बनाया और 100% ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया। क्लियर, 3 पॉइंट में 100% ओपन ओडीएफ फ्री हो गया। अब उसको सस्टेन कैसे करें, उसको सस्टेन करने के लिए हमने मिशन स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 स्टार्ट किया। उसका पर्पस था कि वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे और ओडीएफ को सस्टेन रखेंगे। जो ओडीएफ ओपन डिफिकेशन फ्री है उसको सस्टेन रखना है, 3 काम था इसका। मेन प्रॉब्लम आया फिकल स्लज मैनेजमेंट। ऐसा देखा जा रहा है कि गरीबों के पास उतना पैसा तो है नहीं कि टैंक को खाली करें, साफ़ करें रेगुलर, हर 4 साल 5 साल पर नॉर्मली हाँ इतना समय लगता है, आप टैंक को साफ़ करना होता है प्रॉपरली। तो फिकल स्लज मैनेजमेंट नहीं हो रहा है और देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो टॉयलेट हैं भर गए, उसको फिर एबंडन कर दिया गया, फिर वही खेत में। नाउ अब हुआ प्रॉब्लम कि अगर ऐसा होगा तो फिर सस्टेन नहीं होगा। इसके सोल्यूशन के लिए कैसे फिकल स्लज मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए एक केस स्टडी बताया गया कि एक महाराष्ट्र का CTS सटारा, उसका जो फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है। देखो शहरों में तो प्लांट बनाना ईजी होता है, गाँव में इतना बड़ा बड़ा कैसे बनाओगे। तो वो जो प्लांट था वो अपने फुल कैपेसिटी से कम पे चल रहा था, तो आसपास के जो गाँव के जो थे वहाँ से मैनेज कर लिया। और एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो सारे गाँव से इकट्ठा करके साफ़ करके अपने पाइप व्हीकल ले जाता है, व्हीकल से बड़ा सा पाइप के थ्रू सक करके उसको फिर व्हीकल में जो टैंकर होता है भर के उसको प्लांट के पास पहुँचा देता है। उसका कैसे, उसका पैसा का मैनेजमेंट तो हुआ कि एक टैक्स कलेक्ट कर लेगा सैनिटेशन टैक्स के रूप में, और वहाँ का लोकल बॉडी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और पैसा का उसी से मैनेज करेगा। सेकेंड हुआ कि ठीक है, अगर शहर बहुत ज़्यादा दूर है तो बोला गया कि 10-15 गांव मिलकर एक क्लस्टर बेस्ड फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं और इस तरीक़ा से किया जा सकता है। इसके लिए IAS ऑफिसर को बड़ा ही प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उस एरिया के जो IAS ऑफिसर है कम से कम 10-15 ऐसा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बना दे। दैट इज़ ओके। कंक्लूजन में लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, वन ऑफ द मोस्ट पावर करना है, स्ट्रेंथन करना है, फंड देना है, फाइनेंस देना है। ओके, नाउ यहाँ पे इनवायबल चॉइस में क्या है कि इस साल GST कलेक्शन थोड़ा कम आया है। ओके, तो GST कलेक्शन कम आया है ना, तो बात ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली, हमने हिंदू में ही पढ़ा था कि GST का रेट चेंज किया है, बहुत सारे रेट कम, टैक्स स्लैब रिड्यूस हो चुका है, बहुत सारे टैक्स स्लैब, तो GST रेट कम हुआ है और टैक्स बेस भी रिड्यूस हुआ है। टैक्स बेस मतलब पहले 12 को दिया, 12 से घट के, मतलब टैक्स बेस का मतलब होता है ना कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं टैक्स बेस। तो टैक्स बेस भी कम हुआ है गवर्नमेंट का। ओके, तो गवर्नमेंट का ऐसा था कि ऐसा करने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो इनकम टैक्स आता है ना, वो से सब्सिडी प्लस होता है जो NCERT में भरे थे, और टैक्स माइनस होता है जो हाथ में बचता है हाउस होल्ड के पास खर्चा करने के लिए, उसको हिंदी में बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सब कुछ खर्चा करने के लिए जो बचता है हाथ में। तो गवर्नमेंट का मानना था कि डिस्पोजेबल इनकम इससे बढ़ेगी, टैक्स कम कर देंगे तो GST सिलेक्स कम कर देंगे, तो इससे क्या डिमांड बढ़ेगा तो ज़्यादा खरीदेंगे तो GST जब बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खरीदेंगे तो GST ज़्यादा देंगे। तो ऐसा करना था कि टैक्स बेस्ड करने से GST रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा हो नहीं रहा है। तो और गवर्नमेंट रिसेंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। ओके, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रिड्यूस, हल्का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्लो ग्रोथ हुआ है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, आप ज़्यादा रिड्यूस कर सकते नहीं हो। सैलरी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी होता है, पेंशन होता है, उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। तो उससे क्या फिर फर्दर इम्पैक्ट होता है, हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। जो गवर्नमेंट का डेफिसिट टारगेट है वो बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, ये दो चीज़ें बढ़ेगा। ऐसा बस माइंड में रखना है। क्या गेम प्लानिंग क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स का। ये हिंदू का फायदा है कि स्टैटिक्स से कि आपको बस आप कहानी में रहते हो, और मेरा एक लार्जर एम है कि हिंदू को इस तरीका से टीच करना है कि उसमें पूरा GS1 GS2 GS3 GS4 ऐसे सारा मतलब इंक्लूसिव हो, समाहित हो। अब पता नहीं कब उस लार्जर गोल को अचीव कर पाएंगे, बट हाँ। नेक्स्ट, US लॉक्ड एंड लोडेड एज ईरान प्रोटेस्ट टर्न डेडली। ये स्टार्टिंग कहानी होती है कि US एंड ईरान, यूरोपियन यूनियन, ये सारे मिलकर एक, यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज, जापानी फ्रांस, कुछ कंट्री मिलकर ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन करते हैं ईरान के साथ कि आप न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बम नहीं बनाओगे। फिर होता है कि ट्रंप आते हैं, फर्स्ट ईयर ट्रंप का, वो इसे विड्रॉ कर लेते हैं। फिर बाइडन आते हैं, फिर से इसको अप्रूव कर देते हैं। फिर ट्रंप आते हैं, फिर इसको विड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या है कि, और इसको क्या है, विड्रॉ करके सैंक्शन लगाते हैं
कि नहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यूक्लियर का, आप पे सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन लगता है। इसको बोल सकते हैं हम ना सैंक्शन जो इकोनॉमिक रिसेंटली यूज़ कर रहा है, इकोनॉमिक्स यूपीएससी पूछ सकता है इकोनॉमिक्स वेपन के रूप में सैंक्शन को यूज़ किया जा रहा है। रसिया, क्यूबा, वेनेजुला, इंडिया। देखो इंडिया पे ठीक है टैरिफ है, लेकिन इक्वल टू सैंक्शन की तरह ही तो है। 50% टैरिफ इलीगल, मतलब अनजस्टिफाइड है। क्यों? एक तरीका से इकोनॉमिक कोर्शन हुआ, इसको आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक कोर्सन है एक, लेकिन जबकि एग्जैक्टली वर्ड है कोर्सिव डिप्लोमेसी। ओके, आई हैव रिटन दैट वर्ड। कोर्सिव डिप्लोमेसी का वर्ड है कि ये यूएसए जो कर रहा है कोर्सिव डिप्लोमेसी कर रहा है। ठीक है, अब जो कर रहा है वहाँ तक देखते हैं। 290 रेगुलर मास प्रोटेस्ट होता है ईरान में। 2019 में 2019 में हुआ था फील्ड प्रोटेस्ट। 2022 में हुआ था विमेन प्रोटेस्ट जो एंटी कंपल्सरी हिजाब के हुआ था। वायलेंट होता है, रसलेसली सप्रेस कर दिया जाता है। फिर से प्रोटेस्ट हुआ, ये बस स्टोरी था। फिर से प्रोटेस्ट हुआ। यूएस ने बोला है कि अगर आप रूथलेसली उसे सप्रेस करते हो तो हम इंटरफेयर करेंगे। ओके, बस ये कहानी चल रहा है, कल देखते हैं क्या होता है। बट रीजन क्या है? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है सैंक्शन के कारण। कोई इंडिया जब कभी उसका ऑयल खरीदा था 10% था, अब इंडिया ऑयल नहीं खरीदता है ईरान से, तो उसका ऑयल कोई खरीदता नहीं है। इकोनॉमिकली काफ़ी कोलैप्स कर रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, स्पेशली द फूड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अराउंड 70% फूड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। करेंसी डिप्रिसिएट हो चुका है ह्यूज नंबर पर। करेंसी डिप्रिसिएट करेगा, परचेजिंग पावर घटेगी। अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ। ये सारे साइन है इकोनॉमिक कोलैप्स का। ऑथोरिटेरियन रूल है, लिमिटेड पॉलिटिकल डिसेंट है। परसिव्ड फॉरेन इंटरफेरेंस, हमेशा लिखना है परसिव्ड, डायरेक्ट नहीं ले सकते हो। फॉरेन इंटरफेरेंस, परसिव्ड फॉरेन इंटरफेरेंस टू रिजिम चेंज बाय इजराइल एंड यूएसए। नाउ इंडिया का इंपैक्ट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बहुत ज़्यादा ऑयल नेचुरल गैस का रिजर्व है, इंडिया को चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी। फिर वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंसेस काफ़ी, इंडिया का काफ़ी बड़ा डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, तो उसको इम्पैक्ट कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन डायस्पोरा होगा। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू राइट कि चाबहार पोर्ट जो कि बाईपास करता है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, हमारा ट्रेड होगा। देन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ चुका है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% डिस्टेंस कम है किसके कंपेरिजन में? जो स्वेज कैनाल से यूरोप कनेक्ट करता है उसके कंपेरिजन में 30% एंड 26% कॉस्ट। नाउ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान यूरेशिया गेटवे। और इंडिया रिसेंटली यूजिंग डी-हाइफिनेशन पॉलिसी। ये भी सारे वर्ड्स बस याद रखना, मेरा यही पर्पस है कि जो भी पढ़ाए वो वर्ड हो। डी-हाइफिनेशन पॉलिसी यूज कर रहा है, प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट कर रहा है, सबके साथ हम इंगेज करेंगे। तालिबान हो, म्यांमार हो, उसको प्रैग्मेटिक मोरलिटी के रूप में हम नहीं देखेंगे, हम अपने इंटरेस्ट पर इंगेज करेंगे। डी-हाइफिनेशन मतलब आपके साथ और उसके साथ, दो के साथ क्या दुश्मनी चल रहा है हमको नहीं मैटर करता है, हम दोनों के साथ इंगेज करेंगे। ये डी-हाइफिनेशन पैलेस्टीन और इजराइल के साथ ये फॉलो होता है। नाउ आर्टिकल 51 ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी, आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इंडिया का लार्जर एम है कि ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। ग्रो की इशूज़ क्या है? ग्रो का एक एआई है जो कि एक्स पर है, एक्स पर एआई है, एक्स कंट्रोवर्सी हो चुका है। उसके थ्रू आप किसी भी कुछ भी कर सकते हैं, फोटो के साथ आप मॉफ कर सकते हैं। कोई बड़ा ही लिबरल वे में बात करता है, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बड़ा फनी वे में बोलेगा। बट इसका रेगुलरली यूज़ क्या हो रहा है, लोग माइंड थोड़ा जानते ही कितना हाल फिलहाल यंग डाइवर्ट हो चुका है। सोशल ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इथिकल इशूज़ बनता है, सोसाइटिकल इशू बनता है। कैसे हम जनरेशन को कैसे चेंज कर रहे हैं कि जिसे यूज़ करना था अच्छा के लिए, बट उसका हम यूज़ करते हैं बुरे रीजन्स के लिए। यूज़ क्या हो रहा है किसी भी वीमेन का, गर्ल्स का मॉफ्ट फोटो करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। तो ये ठीक है जो भी है। मॉर्फिंग ऑफ फीमेल पोर्नोग्राफी अपना पढ़ते हैं क्या एग्जाम में क्या लिखना है। आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, सबसे पहले इसका यूज लिखना है। राइट टू डिग्निटी, रेपुटेशन, आदमी भी है उसको अगर बिगनी बना दिया तो उसका तो रेपुटेशन है। अंबानी को बिगनी बना कर खड़ा कर दिया, फोटो पर बांट दिया, तो उसका कभी तो ऐसा फोटो आएगा नहीं, तो भी उसका रेपुटेशन के अगेंस्ट चला गया। वीमेन का डिग्निटी, ऑब्जेक्टिफाइंग वीमेन अगेंस्ट द सब्सटेंसिव जस्टिस, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिखना बोल गया आर्टिकल 39F जो कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन है। अब चिल्ड्रेन ऐसा देखेंगे या ऐसा पूछेंगे, इसी इन्वायरमेंट में उनका परवरिश होगा, ग्रोथ होगा, तो उन पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन स्टेट का ड्यूटी है। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन स्टेट का ड्यूटी है, DPSP। और ये सब फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल है, कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। कैसे, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 92 में ही डिसेंसी, मोरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को फॉलो करना है। नाउ ये तो देख लिया कि इलीगल है, इमोरल है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड मोरलिटी है, बट इसका कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है? वो बोलता है एक्स की, देखिए ग्रुप जो है वो मेरा एक जस्ट प्लेटफॉर्म पे थर्ड पार्टी है, वो जो क्या करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से सेफ हार्बर जो IT एक्ट के तहत है उसका यूज करके बोलता है, बचने की कोशिश करता है। इसके बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है।
रोल ऑफ अनरेगुलेटेड एआई। रिसेंटली देख सकते हैं इसको और इंटीग्रेट करते हैं। फोर्थ एआई समिट हो रहा है इंडिया में। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था? फ्रांस में। सेकेंड हुआ था साउथ कोरिया। फर्स्ट यूके में हुआ था। फोर्थ एआई समिट होगा 2026 में इंडिया में। और इसका मेन पर्पस है कैसे हम एआई को रेगुलेट करें, यूज़ ऑफ एआई को रेगुलेट किस तरीके से करें कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हो। ओके, तो अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ एआई कितना डेंजरस हो सकता है ऐसे में, इथिक्स में। हाँ, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं बाद में। ऑनलाइन हरासमेंट होता है वीमेन का, डिजिटल वायलेंस होता है वीमेन का, चाइल्ड का भी हो सकता है। आर्टिकल 14 अगेंस्ट 35 जो भी देख रहे हैं। जेंडर जस्टिस, सेफ डिजिटल स्पेस। सोल्यूशन है कि बैलेंस रेगुलेशन करना है, ओवर रेगुलेशन भी नहीं, कि दोनों सेफ रहे, पब्लिक डिजिटल स्पेस भी सेफ रहे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी सेफ रहे। एक इकोनॉमिकल क्वेश्चन आता है कि जो कंपनीज हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज ड्राइवर है, उसको प्रॉफिट से मतलब है। जितना इंगेजमेंट होता है उतना प्रॉफिट होता है, तो क्यों वो चाहेंगे अपना प्रॉफिट छोड़कर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल अच्छा बनने की कोशिश क्यों करेंगे? तो ये एक इथिकल क्वेश्चन आता है। तो प्लेटफॉर्म का अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल ड्यूटी है कि ऐसा कंटेंट को फैले ना दे। इथिकल ड्यूटी है डिजाइन उस तरीके से कंटेंट को डिजाइन करे, एआई को इस तरीके से डिजाइन करे कि मतलब गंदगी ना फैले। ट्रीटिंग ह्यूमन एज मीन्स, ये कैपिटलिस्ट का लास्ट ईयर यूपीएससी में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट कैपिटलिज्म क्या ऐसे में था या फिर इथिक्स में था एग्जैक्टली, क्या कैपिटलिज्म कैन बी द सोल्यूशन, इस तरीका से एक था। तो कैपिटलिज्म ट्रीटिंग मीन्स, उसी को इमैनुअल कांत ने बोले हैं कि ट्रीटिंग ह्यूमन मीन्स, ह्यूमन्स मेरली एज मीन्स। कैपिटलिज्म जो कर रहा है ह्यूमन को एज मीन्स यूज कर रहा है, इमैनुअल कांत का है ये ड्यूटी वाला कंसेप्ट। फिर स्टेट ड्यूटी है, प्रोटेक्ट वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करो, बैलेंसिंग करो, आईटी एक्ट को इन्फोर्स करवाओ, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म इन्फोर्स करवाओ कि कोई भी कंप्लेन आए तो उसका फास्ट अगर ऐसा होता भी कि ठीक है फ्री एकदम स्पेस दे दिए, ये इलोन मस्क चाहते हैं कि सब कुछ फ्री हो, तो आप उस केस में आप इतना आपका रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग हो कि कोई रिमूव करने की हिम्मत ना करे, आपका इतना टाइट हो पुलिसिंग सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की ऐसा हो ना, बट ऐसा होगा ही नहीं, इतना हमारा वीक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है। ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म तो है नहीं। सेट प्रॉपर गाइडलाइंस किस तरीका से। एक थर्ड आर्टिकल है असम से, ये काफ़ी हद तक देख चुके हैं, ये नेक्स्ट देखेंगे जब भी प्रोसीड होगा। तो थर्ड आर्टिकल है कि असम में कुछ ओबीसी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि उसको अपोज किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम की। क्यों अपोज कर रहा है? इससे क्या होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लोगों का, जो कि 14 ट्राइबल ऑफ असम के ग्रुप है, ये इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम जाएगा, रिजर्वेशन कम जाएगा। आर्टिकल बोला गया है कि एसटी का दर्जा तो कैसे दिया जाता है, और एससी का वाइल वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिव टू यूज इन ऐसे, यही से सीखना है। वाइल द शेड्यूल कास्ट आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द स्टेटस हिंदू कास्ट, हिंदू में क्या उनका स्टेटस रहा है हिस्टोरिकली, उस बेसिस पे एससी का डिसाइड होता है कि एससी कौन है। लेकिन एसटी का डिसाइड होता है ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक पर जो दिया हुआ है लोकल कमेटी रिपोर्ट में 1965 में, क्या है प्रिमिटिव ट्रेट हुआ, उनके पास उनका जो बिहेवियर हो पौराणिक वाली हो, जंगली जो आदिवासी टाइप का कुछ हरकतें हो, प्रिमिटिव ट्रेट हो, डिस्टिंक्टिव कल्चर हो, उनका एक अपना कल्चर हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, एंड साइनेस हो, कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहते हैं, लार्ज अपना सेपरेट रहना चाहते हैं, बैकवर्डनेस हो इकोनॉमिकली। तो ये क्राइटेरिया है। कैसे प्रोसीजर इसका है पहले देखते हैं। 6 शेड्यूल में क्या है और 5th शेड्यूल, ये कन्फ्यूजन में बार बार होता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, जब भी 5th शेड्यूल भी एससी से है और एससी से है, और 5th शेड्यूल एससी एसटी दोनों से है, बट 6th शेड्यूल जो है वो स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो एसटी है उनके रिलेटेड है, जहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रोविजन है, और वो उनको राइट है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर है इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ओवर लैंड, फॉरेस्ट एंड कस्टम्स। नाउ आर्टिकल 34 के अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी भी कम्युनिटी को एसटी देने का, या तो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो, ये स्टेट नहीं दे सकता है किसी को एसटी का दर्जा, ये क्या करता है प्रेसिडेंट देता है गवर्नर के रिकमेंडेशन पर, और प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं दे सकता है, पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि स्टेट स्टडी करता है कमेटी के थ्रू, उससे स्टडी को गवर्नर को भेजा जाता है। फिर 1338 आर्टिकल 1338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन देता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि वो बोलेगा कि आज ठीक है पास कर देते हैं। फिर पार्लियामेंट में पास होता है सिंपल मेजोरिटी से, तब जाके एससी का दर्जा मिलता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की एसएस है, ईडी ने एक आईएएस ऑफिसर को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरेस्ट किया। पहला न्यूज़ 250 बैच के थे, इथिक्स के पेपर दिए थे, मतलब ठीक है हाँ 240 में इथिक्स आया था। प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट अंडर उनको अरेस्ट किया गया, पीएमएलए के तहत। बेल भी नहीं मिलेगा क्योंकि पीएमएलए में बेल काफ़ी मुश्किल है। ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का ब्रीच होना, ट्रस्टीशिप ऑफ पब्लिक फंड। देखो पब्लिक सर्वेंट्स को क्या माना जाता है, ट्रस्टीशिप ऑफ पब्लिक फंड, वेलफेयर, आप
वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए आप हो, आपके पास जो फंड आए वो आप पीपल के बिहाफ पर रख रहे हो, उसका आप मिसयूज नहीं कर सकते हो। दिस इज अ ट्रस्टी ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो गया। ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी में आप क्या कर सकते हैं, कांत का कहना है कि पब्लिक ऑफिसर्स मस्ट एक्ट बाय ड्यूटी नॉट कन्वीनियंस। उनका ड्यूटी है सर्विस करना, वेलफेयर करना, ना कि खुद के लिए पर्सनल बेनिफिट के लिए। कांत का ये याद रखना। इंटीग्रिटी क्या है कि इंटीग्रिटी का मतलब है कि ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी मतलब एक हिंदी वर्ड था एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा है कि मतलब जो एक है जिसका कर्म शब्द और एक्शन सारा मैच करता हो, सिंक में हो, जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वही करता है और एक अच्छा करता है, वो भी तो ठीक है लेकिन अच्छा करता है, सारे सिंक हो, बस बोलने वाला नहीं है, करता है, और जो करता है हिंदी में समझाने की कोशिश करें, इंग्लिश में टेक्निकल पार्ट। इंटीग्रिटी रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन वैल्यूज वर्ड्स एंड एक्शन। ये कंसिस्टेंसी इसके बीच होता है। विक इंटरनल वैल्यूज अगर है तो इंटीग्रिटी नहीं होगा, ये शो कर रहा है ये एंड एक देन उसको पढ़ सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट, इथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फलेसनेस, बहुत सारा वर्ड्स आ सकता है। बट वे फॉरवर्ड रेगुलर लाइफस्टाइल ऑडिट करो सारे IAS ऑफिसर का, लाइफस्टाइल कैसा इंक्रीज हुआ है, कोई विदेश तो नहीं जा रहा है। रोबोस्ट एसेट मैनेजमेंट होना चाहिए, इथिक्स ट्रेनिंग एंड होनी चाहिए उनका, रेगुलर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए कि आपका मेन पर्पस क्या है, बस डेली याद करवाओ, सेवा करना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवाओ, कोड ऑफ इथिक्स को बनाओ जो भी नहीं है, RTI स्ट्रेंथन करो, विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दो, RTI देखी ना कि बार दिन ब दिन जो कंज्यूमर फोरम राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ उसका क्या हाल चल रहा है, इंटरनल विजिलेंस इंक्रीज हो, एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का हाल, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, दोनों का जो पेंडिंग केसेस है देख ही रहे हैं। ईडी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईडी है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर, ये सब माइंड में रख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम है, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर इसको पावर मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये 3 एक्ट है जिसके अंडर इसको पावर मिलता है और ये काम करता है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, इसमें जो पैसा इंडिया से लेके भाग गया, बैंक का लोन था निकल के भाग गया विदेश, उसको इसमें जो करप्शन किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, ब्लैक मनी, उसका प्रॉपर्टी अरेस्ट करना, उसको सजा दिलवाना। नेक्स्ट बेल क्या है, डिटेल बोलते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। बेल है क्या बेल फ्लो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी है, रूल ऑफ लॉ है, लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोल सकते हैं कि बेल किस टर्म में आता है, स्टैट्यूटरी है, लीगल है, फंडामेंटल राइट है, मतलब स्टैट्यूटरी को ही लीगल बोलते हैं, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि लीगल राइट है, इसको बोलेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस नेचुरल जस्टिस का पार्ट है कि जब तक आप किसी को साबित ना कर दो, कन्विक्टेड ना कर दो, तब तक आप उसको सजा ना दो, तो आप उसको बेल दे दो, जब तक वो सीरियस केस में नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहना है कि जब तक उसे सीरियस केस नहीं है तो आप बेल दे सकते हो, जब तक आप अनलेस इट इज क्लियर थ्रेट टू सोसाइटी। बेल इज क्वालिफाइड राइट ऑफ एन एक्यूज्ड बिफोर कन्विक्शन वेर इन फैक्ट, मतलब एक होता है ना कि नॉट प्रूवन गिल्टी नहीं हुआ तभी तक उसको कन्विक्शन नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी से फॉलो करता है। नेचुरल जस्टिस यूपीएससी में आ चुका है, टर्म्स ऐसे ही टर्म्स यूपीएससी पूछता है। एंड ओके, इसका क्या माइंड जाता है कि भाग सकता है, फिर से जो विक्टिम्स है, विटनेस जो विक्टिम्स है उसको फिर से थ्रेटन कर सकता है, उसको पीट सकता है, रिपीट कर सकता है ऑफेंस को, इसके अपने सेटल है, नो प्लान टू। एक बात है कि लैंड एक्विजिशन एक प्रगति ऐप है, पहले देखते हैं। मैकेनिज्म टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 15 साल 20 साल 25 साल से प्रोजेक्ट रुके हुए थे, क्यों? बहुतों का लैंड एक्विजिशन सही नहीं चल रहा था, 35%, 20% क्लियरेंस, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं हो रहा था, तो किसी का टैक्स इशू था, तो कुछ क्या इशू था, बहुत सारे करोड़ों का प्रोजेक्ट, 7,000 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ था 15 साल 20 साल 25 साल से। गवर्नमेंट ने एक एक्ट नहीं मैकेनिज्म लाया, प्रगति स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन 2015। लैंड पहले देखते हैं कि इनका कहना है कि सेंटर हैज नो प्लान टू चेंज लैंड एक्विजिशन पॉलिसी। कैबिनेट सेक्रेटरी का कि सेंट्रल का कोई प्लान नहीं कि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी चेंज करेंगे, लेकिन लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जो है जो कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। ये राइट वेस्ट लैंड है, जैसे मनरेगा राइट वेस्ट है, उसी तरीके से राइट वेस्ट है, फॉरेस्ट राइट वेस्ट है। तो सारे उस समय उस एरा में सारे राइट वेस्ट आए थे,
उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि कंसेंट लेना होगा, सोशल इम्पैक्ट करना पड़ेगा, हाई कंपेंसेशन देना पड़ेगा। वो इशू है कि फिर क्या हुआ कि लैंड एक्विजिशन के काफ़ी डिले प्रोजेक्ट हुए, रेलवे का, रोड का, पावर का, माइनिंग का, डिले इन क्लियरेंस हुआ। मेन प्रॉब्लम था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटर डिपार्टमेंट एंड स्टेट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। प्रगति आया, उसका मेन पर्पस फंक्शनिंग क्या हुआ कि पीएम उसको चेयर करते हैं और पहले देखता है कि क्यों, आइडेंटिफाई करता है कौन से प्रोजेक्ट इंस्टॉल है, क्यों इंस्टॉल है, और सबको इंटीग्रेट करता है एक जगह पे सारा डेटा को, और फिर रिव्यू करता है क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, और उसको टाइमली प्रेशर करता है सिविल सर्वेंट को जो कि इंटीग्रेटेड में कि आप टाइमली कंप्लीट करें, एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहता है उसके थ्रू, एंड ऑफिशियल को रिपोर्ट करना होता है कहाँ तक इसका गए। मेन पर्पस है कोऑर्डिनेशन करना, जो कोऑर्डिनेशन की कमी थे, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इंटर स्टेट और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव किया गया, फास्ट क्लियरेंस दिया गया, एंड अकाउंटेबिलिटी दिया गया किसको कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइमलीनेस होनी चाहिए, टाइम दिया गया, आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस एक इसका कंक्लूजन है कि आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिले इन लार्ज प्रोजेक्ट था, पुअर सेंट्रलिस्ट कोऑर्डिनेशन, मेन इसका पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के साथ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पीएमआई कम गया, इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चर है उनका क्या परसेप्शन है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो निगेटिव, ये घटना निगेटिव बताता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत तो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग पे इंसेंटिव दे रही है, एंड पे आउट देती है इंक्रीमेंट प्रोडक्शन में पे आउट देती है, एंड एम्प्लॉयमेंट पे कितना आप प्रोडक्शन इंक्रीज किए हैं, पहले 100 कर रहे थे अब 200 कर रहे हैं तो वो 100 पे आपको दिया जाएगा पे आउट, एंड कितना एम्प्लॉयमेंट आप इंक्रीज किए हैं उस पर आपको पे आउट दिया जाएगा, इससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, और अपने आप को हम ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट कर पाएँ। एंड ओके, नेक्स्ट है कि एमएसएमई से रिलेटेड है कि इंट्रोड्यूस एक मेन स्कीम है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, उसके तहत 2-3 हुआ है कि इंटरेस्ट संवर्षन दिया जाएगा। इंटरेस्ट संवर्षन क्या होता है एमएसएमई को, जो इंटरेस्ट मान लो रेगुलर बैंक में इंटरेस्ट है 10% लोन, तो एसएमई लोन लेता है एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, अपना एक्सपोर्ट के लिए या देने के लिए, अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए, तो 10 की जगह 6%, 4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट संवर्जन। एंड एलिजिबल एमएसएमई कैन अवेल इंटरेस्ट संवर्जन ऑन द रुपीज एक्सपोर्ट क्रेडिट, एंड कोलेटरल सपोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट इज एम्ड एट गिविंग एक्सपोर्टर एबिलिटी टू एक्सेस बैंक क्रेडिट विद द लिमिट कोलेटरल। कम कोलेटरल है फिर भी उनको मिल जाएगा क्रेडिट। ये आता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में आ चुका है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। प्रॉब्लम्स क्या है विद क्रेडिट सपोर्ट। मेन पर्पस है एक्सपोर्ट प्रमोशन कमीशन किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मेन पर्पस है एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, क्रेडिट सपोर्ट देना, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवाना, इन्फॉर्मेशन देना बाहरी मार्केट के बारे में, क्या कौन से कहाँ डिमांड है, क्वालिटी इंश्योर करवाना, फिर क्लियरेंस को इंश्योर पास करवाना, ब्रांडिंग में हेल्प करना, इस तरीके से ग्लोबल कम्पिटेटिव मार्केट में इंक्रीज हो, रिस्क लॉजिस्टिक कंप्लायंस सपोर्ट। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट संवर्षन स्कीम देख ही लिए, कलेक्टर सपोर्ट भी देगा उसके अंदर क्रेडिट सपोर्ट स्कीम के तहत, जिससे कि एमएसएमई का ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन हो, एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, मेक इन इंडिया हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, पीआईएल होल गवर्नमेंट अप्रोच के थ्रू। एंड ओके, एमएन इशू क्या है कि एमएन में सिविल वॉर चल रहा है 2014 से, फ्रेगमेंटेशन का डर है। 1990 से ही स्टार्ट, पहले से ही सिविल वॉर चल रहा था। उसके पहले 2 था, नॉर्थ था, साउथ एमएन था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था। 1990 में यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। फिर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हुआ साउथ का, बोला कि मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेंट्रल में, उनका इकोनॉमिकली मार्जिनलाइजेशन हुआ, वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ, रिजेंटमेंट हुआ, फिर सिविल वॉर हुआ। 3 फैक्टर वहाँ है। साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यूएई सपोर्ट कर रहा है इसको, एंड हाउथी ईरान सपोर्ट कर रहा है इसको, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि वीक है, छोटा सा एरिया है, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनल बॉडी उसको रिकॉग्नाइज किए हुए, उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। अब तीनों साइड से उसको, यहाँ पे ये सेंट्रल वाला है, ये साउथ वाला है, ये हाउथी वाला इलाका है। नाउ न्यूज़ में क्या है कि साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल बोला है कि 2 साल का मौका दे रहे हैं, बात कर लो, डायलॉग कर लो, जो भी, उसके बाद फिर हम रिफरेंडम, या बात कर लो, डायलॉग करो, रिफरेंडम कैसा होगा इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हम अपना खुद ही इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान, यूएई, सऊदी सारे एक दूसरे के अगेंस्ट है यहाँ पे। बाब अल मंताफ बहुत इंपॉर्टेंट, एंड गल्फ ऑफ एडेन, सऊदी, येमेन, ओमान। एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू, डू लाइक, share and subscribe. Thank you.